जो भी लेक्चर्स हम लोग यहाँ से आपके लिए रिलीज कर रहे हैं वो वीडियो आपका डेली बेसिस पे रेगुलरिटी के साथ में कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। कभी भी हार्ड क्वेश्चन को लेकर मत बैठ जाइएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की बजाय डाउन हो जाएगा बच्चों आपने। लेकिन जो बच्चा ड्रॉपर उसको भी कई बार फील होता होगा कि यार ये टॉपिक का मेरा बेस क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसकी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं चेतन शर्मा केमिस्ट्री एक्सपर्ट आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं एक पूरा रोड मैप कि किस तरह से हम नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चों। किस तरह से हम लोग केमिस्ट्री के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों 2025 में। जो बच्चे इस साल के ड्रॉपर रहे हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन नीट एग्जाम में नहीं होने जा रहा है, वो बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएं, अपने आप को मोटिवेट रखें और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े कि किस तरह से हमें अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी है बच्चों। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको 10th बोर्ड का एग्जाम देने के बाद से वो अब 11th के साथ तैयारियों में जुट गए हैं नीट एग्जाम 2025 के लिए, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें कि किस तरह से हम लोग नीट 2025 को क्रैक करने वाले हैं बच्चों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि किस तरह से हम लोग नीट 2025 को 100% बिलीव के साथ में क्रैक करने वाले हैं केमिस्ट्री में, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने वाले हैं केमिस्ट्री में। क्या हमारी तैयारियां होने वाली हैं, उसका एक पूरा रोड मैप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट चेतन शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं पूरा रोड मैप कि केमिस्ट्री में हम लोग किस तरह से क्रैक कर सकते हैं नीट के एग्जाम को, किस तरह से हम लोग एक पूरा ईयर का, पूरे होल ईयर का हम रोड मैप रेडी करने वाले हैं कि क्या हम लोग तैयारियां करने वाले हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि कैसे हम नीट एग्जाम को क्रैक करें। क्या इसके स्टेप बाय स्टेप हमारे पास गाइड होंगे, क्या हमारा रोड मैप रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको आसानी से रेडी कर सकें, बिना घबराए, बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है बच्चों, फुल्ली कॉन्फिडेंस और फुल्ली मोटिवेशन के साथ में हम लोग इसको देखें ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों हमारे रोड मैप की, तो देखेंगे फटाफट से कि हमें करना क्या है। क्या हमारे पास में 1 बाय 1 स्टेप्स होने वाले हैं, इन स्टेप्स को हम डेली लाइफ में या डेली किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हम आसानी से हमारे गोल्स को, हमारे डिजायर्ड गोल्स को हम अचीव कर सके। सबसे पहली बात तो बच्चों, जब आपने अपना गोल सेट कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको नीट एग्जाम को फाइट करना है, उसे क्रैक करना है बच्चों, तो सबसे पहले उसके लिए होनी चाहिए बच्चों आपके मन में क्या, बर्निंग डिजायर्स। यानी कि आप अगर गोल सेट करते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके मन में बर्निंग डिजायर्स होनी चाहिए। तो डिजायर तो होती है बहुत सारे बच्चों के, लेकिन बर्निंग डिजायर्स होनी चाहिए कि वो चीज मन में आनी चाहिए, वो ललक आपके मन में आनी ही चाहिए कहीं ना कहीं कि नहीं मुझे तो करना ही है, इन एनी हाउ कंडीशंस, किसी भी तरह से हमें देखना ही है उस चीज को बच्चों। तो बच्चों इस चीज की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी क्लास 12th के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 2 चैप्टर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और कुछ वीडियोस हम लोग बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 12th का बैच एज ऑलरेडी अनाउंस हम लोग कर चुके हैं कि 12th का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बच्चों 12th का बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, जहाँ कोई आपसे चार्ज लिया नहीं जाएगा। और कंप्लीट 12th आपको एनसीईआरटी बेस पर, एनसीईआरटी बेस पे कंप्लीट 12th आपको नीट एग्जाम 2025 के मद्देनजर रखते हुए पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बच्चों, बिल्कुल उस रोड मैप के साथ में, उस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला वर्क जो क्या है आपका, क्या होने वाला है, मैंने कहा सबसे पहले आपको रखनी है बर्निंग डिजायर्स की, जो गोल आपने सेट किए हैं उन गोल्स को हम अचीव कैसे करें। तो फर्स्ट गाइड या फर्स्ट स्टेप आपका इसके ऊपर जो होने वाला है बच्चों, वो आपका है लेक्चर्स, कि आपको प्रॉपरली लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड करने होंगे बच्चों। ठीक है, आपको डेली रेगुलर बेस पे क्या करना है बच्चों, वीडियो देखने हैं आपको डेली। जो भी लेक्चर्स हम लोग यहाँ से आपके लिए रिलीज कर रहे हैं वो वीडियो आपका डेली बेसिस पे रेगुलरिटी के साथ में कंप्लीट होना चाहिए बच्चों।
क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर आप उसमें लैग करते हैं, अगर आप कुछ वीडियो स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो बर्डन आपके ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, उससे प्रेशर बनता है बच्चों, और वो प्रेशर फिर डे बाय डे आपका इंक्रीज होते हुए चला जाएगा, बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बनती चली जाएगी बच्चों, और जो गोल आपने सेट किया है उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने माइंडसेट में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए बच्चों कि मुझे रेगुलरली वीडियो अटेंड करना ही करना है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो बच्चों, या कोई ऐसा केस हो जिसकी वजह से आप उसको अटेंड ना कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं छुट्टी के दिन कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उस वीडियो को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना ही है बच्चों। अब रेगुलरली वीडियो आप अटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो साथ में ये कोशिश भी कीजिए कि वो रेगुलर वीडियो जो है उसके नोट्स भी आप लोग साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चले जाएं, क्योंकि हम लोग रेगुलरली जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उन वीडियोस के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को, वो कंटेंट आपका कॉपी और पेन के साथ। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों इस बात को, जब भी वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कंटेंट को, तब भी ये बात बोली जाती है आप लोगों को कि कॉपी और पेन आपको हमेशा साथ लेके बैठना है बच्चों। उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है, आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते कभी किसी विचारों में चले जाएं, पढ़ते पढ़ते हो सकता है कोई आप फैमिली मेंबर और उसको देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी कहीं चला जाए कंसंट्रेशन। तो आप अपना कंसंट्रेशन केवल दो जगह फोकस कीजिए बच्चों। एक कि टीचर आपको क्या कह रहा है, क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उसको सुनिए बड़े ध्यान से, और उसको सुनने के साथ साथ बच्चों जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स आप लोग रेडी करते हुए चलिए साथ के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका फुल्ली कंसंट्रेशन जो है वो आपका उस वीडियो लेक्चर पे होने वाला है। तो रेगुलरली आप लोग वीडियो अटेंड कीजिए और साथ ही साथ उस वीडियो के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चली जाइए बच्चों। सेकंड चीज बच्चों क्या होगी, सेकंड चीज आपका जो होने वाला है बच्चों वो है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर डिलीवर किया है। वैसे तो बच्चों हम लोग जो वीडियो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हम लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस और जो हम लोग कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं बच्चों। सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। देखो मैंने नोट भी किया यहाँ पर कि जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों, वो सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी पर। यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों वो आपकी नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी की होने वाली है आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी भी है, हो सकता है उसकी जरूरत थोड़ी कम पड़े। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं बच्चों वो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है बच्चों, राइट। तो एनसीईआरटी को इतना कुछ खास देखने की नीड है नहीं आपको, क्योंकि वो पूरा कंटेंट हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ड ही डिलीवर करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर कि 3 to 4 ईयर से जो एनटीए आपका नीट एग्जाम का पेपर सेट कर रहा है बच्चों वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट, और कहीं ना कहीं बायो फिजिक्स में भी आजकल वही होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रह सकते हैं बच्चों एनसीईआरटी के ऊपर। तो हम लोग जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो एक टॉपिक होता है बच्चों, उस टॉपिक पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एज वेल एज वहां पर नीट एग्जाम में उसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं आपको। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कहीं ना कहीं उन कंटेंट को, उन वीडियोस को जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों नीट 2025 के लिए। तो देखें कि क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले ध्यान दें कंटेंट पढ़िए, डिलीवर कीजिए उसको अपने अंदर, और देन उसके बाद एनसीईआरटी पे क्वेश्चन जो है ना वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही बिलोंग कर जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, हमारे ऐप के थ्रू जब हमारा ऐप यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जल्दी डेवलप होने वाला है 5-7-10 दिन में, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वहां पर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस के फॉर्म में, डीपीपी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और वो डीपीपी आप लोग सॉल्व करते जाइएगा साथ साथ,
ठीक है। देन आपको सॉल्व करना है PYQ, जो कि हम बेसिकली तो वीडियो लेक्चर के साथ ही सॉल्व करवा देंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQ आपको और सॉल्व कर लेने हैं बच्चों। 5 ईयर तो हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं आपको वीडियो के साथ ही, और 10 to 15 ईयर के आपको और PYQ जो भी नीट एग्जाम से बिलोंग कर रहे हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों कि वीडियो लेक्चर्स नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद, उनको अच्छे से लर्न करने के बाद आपको ज़रूरी है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो कि आपके NCERT से बिलोंग करते हैं, हम लोग जो आपको DPP प्रोवाइड करने वाले हैं, एज वेल बच्चों जो PYQ यानी नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से आपको एक बहुत कह सकते हैं बहुत सलीके से, बहुत तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं बच्चों। तो बहुत एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों में कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों आप लोग थर्ड देखिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों एक्सरसाइज के लिए भी। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, मैं भी आपसे कह रहा हूं क्या कि एक्सरसाइज करना जो आपकी हॉबीज है, यानी आपको अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो खेलना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, करना चाहिए बच्चों। क्योंकि जितना आप ये करेंगे उतना ही आप अपने आप को अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप कंसंट्रेशन सीखते हैं बच्चों, इस चीज़ से फोकस सीखते हैं कि किस तरह से मुझे अपने एम के लिए फोकस रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है। तो ये भी एक लाइफ का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपकी लाइफ में होना चाहिए, आपकी डेली लाइफ में होना चाहिए। आपको 1 से 2 आवर्स आपको यहाँ स्पेंड करना है पर डे, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, पर एटलीस्ट 1 to 2 आवर आपको डेली स्पेंड करना है एक्सरसाइज के साथ, चाहे वो फिजिकल हो, योगा हो या कुछ और हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बच्चों मोटिवेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आपका मोटिवेशन। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्या होते हैं कि देखते हैं कि कभी कभी हमसे कुछ हो नहीं रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कुछ वीडियोस नहीं बन पा रहे, हमारी बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कभी कभी हम प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन आ जाता है बच्चों कई बार, ठीक है। तो उस प्रेशर को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छी मेडिसिन जो है ना बच्चों वो दो हैं, ठीक है। एक आपका एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हैं, उससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं बच्चों, मुझे पता है, ठीक है सर। और सेकंड चीज जो बच्चों आपके पास आती है सबसे इंपॉर्टेंट की, वो आता है आपका बच्चों मोटिवेशन, ठीक है। आप जिससे भी मोटिवेट होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो बच्चों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो बच्चों, उनसे मिलिए, कुछ समय उनके साथ स्पेंड कीजिए और उनसे अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन होना भी उतना ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि जितना आप सेल्फ मोटिवेट होंगे उतना आप अपने साथ अच्छा कर पाएंगे, ये बिल्कुल सही है। बट हाँ, कभी कभी हम दूसरों से भी बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मोटिवेट करता हो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, तो बिल्कुल बच्चों उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। फैमिली हो चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, उससे भी आप बच्चों अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, आपका प्रेशर कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, और कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिलता है, वे मिल जाता है कभी कभी कि मुझे मेरे जितने भी चैलेंजेस हैं, जो मेरी बैकलॉग्स हैं, उनको हम किस तरह से दूर कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो ये मोटिवेशन भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके पास टीचर के फॉर्म में हो, आपके पास फादर के फॉर्म में हो, मदर के फॉर्म में हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, व्हाटएवर, कहीं से भी मिले, उसे गेन करते रहिए प्रॉपर डेली, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की पे बच्चों, वो आपका क्या है बच्चों, एनसीईआरटी रीडिंग। मैंने कहा था ना आपसे, एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास के, वो वीडियो लेक्चर तो आपको प्रॉपर लेने ही हैं, जो कि कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। लेकिन साथ ही साथ आपको भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है बच्चों, उसको रीड करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखो बिल्कुल फेयर बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, टीचर आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करता जरूर है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो छूट जाती हैं, हो सकता है क्वेश्चन वहां से आ जाए। आपको तो पता ही होगा अच्छे से कि नीट एग्जाम में अगर 4 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन भी अगर आपका गड़बड़ हुआ
तो ऑब्वियसली आप मेरिट लिस्ट से रह सकते हैं बच्चों। ऑब्वियसली कट ऑफ अगर 625 जा रही है, इट मीन सिंपल सा है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गड़बड़ किया और वहां पर अगर आपके क्वेश्चन 625 से कुछ मार्क्स कम रह जाए तो इट मीन्स आप उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं बच्चों। तो हमेशा इस बात पे कंसर्न कीजिए कि चाहे जितना आप वीडियो लेक्चर पढ़ ले, चाहे जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर ले, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो है वो आपका की पॉइंट है। एनसीईआरटी को आपको हमेशा रीड करना है, फर्स्ट पेज से लेकर के एंड पेज के एंड वर्ड्स तक आपको उसको कंप्लीटली रीड आउट करना है। क्यों करना है बच्चों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है बच्चों, कई बार आपको इस तरह के डेटा मिलते हैं, कई बार आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे जैसे हम उसको पढ़ते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं आपके माइंड में। कभी पढ़ कर देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, कभी आप एक चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक पढ़ कर देखिए, आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारी क्वेश्चंस मिलने वाली हैं, क्योंकि उस एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं। अब उनके बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, और कहीं ना कहीं आप उस एक या दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आप डेफिनेटली छोड़ने वाले थे ऑन द बिहाफ ऑफ वीडियो लेक्चर्स एंड अदर कंटेंट्स बच्चों। तो एनसीईआरटी शुड बी मस्ट। एनसीईआरटी आपका हमेशा रीड होना ही चाहिए प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो लेक्चर्स लेने के बाद उस कंटेंट को रीड आउट कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कोई अदर चीज़ तो नहीं बन रही जो मेरी रह जाएगी। तो एनसीईआरटी आपको प्रॉपरली पढ़ना है बच्चों, क्योंकि एनटीए की बात करें तो वो आपका नीट एग्जाम का पेपर जो है ना बच्चों, वो भी सेटअप कर रहा है कहाँ से? एनसीईआरटी से ही बच्चों। अब एनसीईआरटी को जब आप रीड कर रहे हैं प्रॉपरली, तो बच्चों क्या है? नोट्स। मतलब अगर आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है जो कि वीडियो लेक्चर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें नोट्स बनाने के बावजूद भी है, तो उस वर्ड को, उस की पॉइंट्स को भी नोट्स के फॉर्म में आपको वहीं पे मेंशन कर लेना है। साथ ही साथ वो जो बुक आपके एनसीईआरटी की है वो आपको प्रॉपरली रीड करनी है, और उसमें जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स जो आपके टॉपिक वाइज हैं उनको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे की रहने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करने वाले बच्चों केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री। क्योंकि हम लोग प्रॉपरली आज यहाँ समझने वाले हैं कि केमिस्ट्री में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, और कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली बच्चों। 2024 का पेपर जब हम लोगों ने एनालिसिस किया है तो ये चीज़ समझ में आई है कि 180 में से 180 मार्क्स लाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। जबकि मैं कहूँ, अगर आप हमारे रोड मैप को अच्छे से समझते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो मैं फिर गारंटी देता हूं आपको कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कोई रोकने वाला ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं। टोटल 3। एक हमारे पास होने वाला बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारे पास होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हमारे पास होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से आपके आते हैं वो टोटल है 50 क्वेश्चंस। कितने बच्चों? 50 क्वेश्चंस। और उन 50 क्वेश्चंस में से जो आप देखें तो 2 सेक्शंस बनते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपके पास होता है बच्चों, वहां पर आपको क्वेश्चन बनते हैं कितने बच्चों? वहां बनते हैं आपको 30 क्वेश्चंस, जिनमें आपको पूरे 30 के 30 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड सेक्शन बी जो है वो कंटेन करता है 20 क्वेश्चंस, जहां पर आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं दे आर 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 180 आपके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। और 180 के 80 मार्क्स अगर आपको ऑब्टेन करने हैं बच्चों, तो ये रोड मैप आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना है कि मुझे हमेशा इस तरह से चलना है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री को हम कैसे टाइम दें, कैसे उसे समझें, और कैसे उसके अंदर हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है थ्रू आउट द ईयर, जिससे हम उसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकें। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है बच्चों यहाँ पर कि ये आपकी डेली लाइफ में होना ही होना चाहिए टू क्रैक नीट एग्जाम 2025।
चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो बच्चों, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट दी केमिस्ट्री। तो बच्चों केमिस्ट्री में हम यहाँ पे देखने वाले हैं दो तरह के बच्चे हमारे पास आने वाले हैं। वन इज कि जब बच्चा हमारे पास बिल्कुल फ्रेशर है, आई थिंक सो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है बच्चों, तो आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जो बच्चे साइंस लेकर के, साइंस बायो लेकर के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी का वेलकम है बच्चों। एज वेल जो बच्चा 12th एग्जाम के बाद नीट एग्जाम दे चुका है, वो अश्योर है कि उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है बच्चों, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिलीव देता हूँ आपको इस बार कि इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि हम उस स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं, उस प्लानिंग को क्रिएट करने वाले हैं, उस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जहां पर हम अपनी नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो आप उस पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल घबराएं नहीं। इस बार हमारे साथ जुड़कर देखिए और देखिए कि हम किस तरह से नीट एग्जाम को इजी गोइंग क्रैक कर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रॉपर बैच की, हम बात करें अगर ड्रॉपर बच्चों की, तो ड्रॉपर बच्चों को क्या करना है बच्चों? सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी बच्चों आपसे लास्ट मिस्टेक्स हुई हैं, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि मैंने कुछ बच्चों से बात भी की, उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत इजी था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हम लोगों से अपने ही एंड पर हो गई और उससे हमारा लॉस हो गया। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपने वो मिस्टेक्स क्या की हैं? पेपर में मिस्टेक की है, ओएमआर फिल करने में मिस्टेक कर दी आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं लिया, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की अपनी, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन रुक रहा है बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? बैठ करके ये एनालिसिस करना एग्जैक्टली हमने क्या क्या मिस्टेक्स लास्ट ईयर की हैं और वो मिस्टेक्स अब हम नहीं करने वाले हैं बच्चों। इंप्रूव योर सेल्फ। समझ रहे हैं आप बात को? जीवन में कभी भी किसी भी एग्जाम में या जीवन में किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप फेल हो रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप फेलियर हैं बच्चों। जीवन में बहुत एग्जाम्स होंगे, बहुत फाइट करनी है। बी एन अम्ब्रेला बच्चों। एक छाता जो होता है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा ड्रॉपर बच्चे जो भी यहाँ पर हैं, एक छाता जो होता है ना बच्चों, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है उस रेन में रहने का, उस रेन के नीचे रहने का। जबकि हमें पता है कि वो छाता रेन को रोक नहीं सकता है, पता है बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि आप उस रेन के बीच में स्टे कर सकते हैं बच्चों। तो हमेशा जीवन में इतना पढ़िए बच्चों, इतना फाइट कीजिए कि कभी भी जीवन में किसी भी चैलेंज के सामने खड़ा होना पड़े तो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सके हम लोग। समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो पाए वहां पर हम लोग, बिल्कुल चैलेंजेस के सामने। कभी चैलेंजेस से घबराए नहीं बच्चों। चैलेंजेस बहुत आएंगे लाइफ में, बहुत कुछ होगा, लेकिन अपने आप पे हमेशा बिलीव करिए और उस अम्ब्रेला की तरह बनिए बच्चों, उस छाते की तरह बनिए जो हमेशा खुद में और सामने वाले में बिलीव पैदा करे। हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बच्चों? तो जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन मिस्टेक्स को आप रिव्यू कीजिए बच्चों, उससे एनालिसिस कीजिए, और हाँ, जो मिस्टेक्स हमने करी हैं वो अब वापस रिपीट ना हो, ये भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए बच्चों। उसके बाद मैंने कहा ना, सेल्फ मोटिवेशन। बच्चों किसी भी एग्जाम में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत एग्जाम देते आए हैं, बहुत एग्जाम में हम पास होते हैं बच्चों, बहुत एग्जाम में फेल होते हैं, और जीवन में न जाने इतने कितने एग्जाम हमें देने पड़ेंगे। तो अपने अंदर हमेशा एक सेल्फ मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है। अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, आई विल डू इट डेफिनेटली बच्चों। ये मन में भाव हमेशा आपके होना चाहिए कि नहीं, मैं कर ही सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए बच्चों। ये आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा। मानते हैं आपके सराउंडिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, इस ईयर नहीं हुआ तो कोई नहीं, इस ईयर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा मोटिवेशन आपके अपने अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं। तो वो सेल्फ मोटिवेशन अगर आप में है बच्चों, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि बुक्स को वापस से उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि हम करवाने वाले हैं आपको वापस से नीट को प्रॉपरली क्रैक।
2025 के अंदर, ठीक है। और बिल्डअप करने वाले हम लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि हाँ कैसे क्रैक करेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स को। तो वो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए बच्चों, उससे आप अपने लास्ट मिस्टेक्स को रिव्यू कीजिए एज वेल जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, रिवाइज करना है बहुत सारा, और पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी, समझ रहे हैं। उस लगन के साथ में, उस डिवोशन के साथ में, उस डेडिकेशन के साथ में आपको लग जाना है कि मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा पढ़ना है मुझे, ठीक है। एज वेल टेक मैनी ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपको पता है आप पहले से प्रिपरेशन मोड पर हैं, आपने बहुत प्रिपरेशन की है, आप तो बस कुछ कदम बच्चों, कुछ कदम की दूरी पर है उस सक्सेस को ऑब्टेन करने के लिए। आपने काफ़ी कुछ मंजिल तो पहले से ही तय कर ली है ना बच्चों, कर ली है ना, केवल कुछ कदम की दूरी है, बस केवल चलना है बच्चों, और वो चलने की राह हम लोग आपको देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्या करना है बच्चों, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना है बच्चों, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट रेडी कर चुके हैं बच्चों, कंटेंट में कमी नहीं है आपके कहीं भी, तो उस कंटेंट को आपको केवल पक्के तौर पे उसको प्रिपेयर करना है आपको, और पक्के तौर पे प्रिपेयर करने के बाद आपको रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट देना है बच्चों, जिससे आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाए बच्चों। एज वेल आपको जितने भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं 10 से 20 ईयर्स के, 20 ईयर्स तक के सारे पीवाईक्यूज आप कर दीजिए बच्चों। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ इस तरह का पेपर मेरे पास आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे इस बार कोई गलती नहीं करनी है, मुझे इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सब पर आपका प्रॉपरली डेली बेसिस पे फोकस होना चाहिए। एज वेल बच्चों आप में बहुत अच्छा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मैंने काफ़ी मंजिल की दूरी तय कर ली है और मुझे बस कुछ दूरी और तय करनी है बस बच्चों, ठीक है ना। इस कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे बच्चों तो आपका 2025 के अंदर नीट डेफिनेटली क्रैक होने वाला है बच्चों। व्हाट विल डू फ्रेशर, फ्रेशर बच्चा अगर आपका यहाँ पर है, यानी कि 10th से वो बच्चा 11th में आया है और उसका सपना है बच्चों डॉक्टर बनना, तो वो बच्चा क्या करे, क्योंकि उसके पास समय है बच्चों, 11th का समय है, 12th का समय है, एंड देन उसको प्रिपरेशन मोड पर आना है और उसे नीट के एग्ज़ाम फाइट करनी है। तो उसको बच्चों क्या करना है, बहुत स्टडी फॉर्म में उसको कहीं ना कहीं स्टेप वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है, और स्टेप प्रिपरेशन के साथ में आपको उस तरह से प्रिपेयर होना है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर पाऊंगा आराम से, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चों में डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करनी है, यस सही है, बिल्कुल सही गोल सेट किया आपने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन बच्चों उस गोल को अचीव करने का हार्ड वर्क भी आपको करना होगा। कुछ बच्चे देखते हैं कि ठीक है 10th एग्ज़ाम मैंने दी है, बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है मैंने, अब मैं 11th में आ गया हूँ, कुछ मौज मस्ती कर लेता हूँ। नहीं बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो 11th क्लास वन ऑफ द, यानी कि टॉप मोस्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास है बच्चों। इतनी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने ये क्लास कहीं से भी मिस कर दी बच्चों तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन रुक ही जाएगा बच्चों, क्योंकि ये फाउंडेशन है बच्चों, ये बेस है बच्चों, ठीक है। आप अपने सीनियर से बात कीजिए। देखो ये बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा दीज स्टूडेंट्स आर मोटिवेटर फॉर यू। आप इन बच्चों से एक बार मिल के देखिए, समझ के देखिए इनको, ये बताएंगे आपको कि 11th क्लास केमिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सारे बेस, सारे फाउंडेशन, सब कुछ, सारे चैप्टर्स जो आपके 11th क्लास में मेंशन है, दे आर बेसिक चैप्टर बच्चों। जिस तरह से मैथमेटिक्स के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी आपने टेबल पढ़ी हैं, आगे जितने भी प्रॉफिट लॉस, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें अपने मैथमेटिक्स के, उन सब का बेस आपने 4th क्लास में पढ़ा है बच्चों, वो है काउंटिंग। बिना काउंटिंग के आपको मैथ्स नहीं आएगी। मैं वही कह रहा हूँ बच्चों आपसे कि बिना जीओसी के, बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बिना जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बिना जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आएगी बच्चों। इसलिए मौज मस्ती को
उस सोच को, उस थिंकिंग को थोड़ा साइड में रख करके आप 11th के अंदर एंटर कीजिए बच्चों, कि मुझे 11th में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है बच्चों, एज कंपेयर टू 12th में से भी ज़्यादा हार्ड वर्क आपको 11th में करना होगा, क्योंकि अगर आपने 11th में हार्ड वर्क कर लिया ना बच्चों, तो आपको 12th में कोई डिफिकल्टी फील नहीं होने वाली, मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूँ आपसे कॉन्फिडेंस के साथ, जितना कॉन्फिडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा हूँ कि आप एक बार लग करके मेहनत करके आप 11th को कर लीजिए बच्चों, उसके बाद 12th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोगों को कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्या करेंगे आप बच्चों, 11th क्लास में हमेशा अपने हाथ में एनसीईआरटी को रखो। सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ना है आपको, लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बनने के लिए, नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की होती है बच्चों, की, उस ताले की चाबी है ये, ठीक है। तो इसे हमेशा हाथ में रखिए, इसको बार बार पढ़िए, सॉल्व करते रहिए, चाहे टीचर्स आपको कुछ भी पढ़ाए, कैसा भी पढ़ाए, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है बच्चों, ठीक है। सेकंड बच्चों, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपके पास 11th है, 12th है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स, ड्रॉपर बच्चे भी ध्यान रखें, उनके पास भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए बच्चों। ड्रॉपर बच्चे हो चाहे फ्रेशर बच्चे हो, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चों, उसके पास हमेशा एक पूरे कंटेंट का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, जिसे वो कहीं भी अपने दीवार पे, अपने रूम के आसपास लगाए और डेली पढ़े, डेली रिवाइज करे उसे, ठीक है। इससे आपको चीज़ें लर्न होना ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला लिखो बच्चों, एक सीट बनाओ, उस पर बहुत सारे फॉर्मूला लिखो, उसको पेस्ट कर दो और उस फॉर्मूले को डेली बेसिस पे लर्न करो, पाँच फॉर्मूले हमेशा देखो, आपको विद इन 2-3 मंथ्स आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे काम में भी तो लेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों, प्रैक्टिस होती है, कि जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, तो उनसे आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए, समराइज करना सीखिए, अपना दिमाग लगाइए, वहाँ पे यूज़ कीजिए अपने माइंड को, एंड लव द सब्जेक्ट बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ चीज़ें, कुछ मोटिवेटर्स और कुछ टीचर्स भी इस बात को समझते नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपने सब्जेक्ट को लव कीजिए बच्चों। लव करने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे लव करने का सिंपल सा मतलब ये है कि अपने आप को इंटरेस्ट दीजिए उस सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के साथ में इंटरेस्टिंग बनिए बच्चों, ठीक है। कि जब तक आप सब्जेक्ट को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते, सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं डालोगे, तब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा बच्चों आपको, समझते हैं ना। जितना प्यार आप उसे देंगे ना, उतना अफेक्शन आपको मिलने वाला है, गारंटी है, रिटर्न मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो हमेशा अपने सब्जेक्ट को प्यार कीजिए, उसे समझिए, उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए बच्चों, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जितना आप इंटरेस्ट देंगे सब्जेक्ट में, उतना ही आपको आउटपुट मिलने वाला है उसके साथ, ठीक है। और वो इंटरेस्ट कैसे आता है बच्चों, बहुत सिंपल सी थ्योरी है उसके लिए। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, दूसरा कीजिए और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, तीसरा कीजिए, इजी से स्टार्ट कीजिए, इजी, मॉडरेट, देन हार्ड। कभी भी हार्ड क्वेश्चन को लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की बजाय डाउन हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। तो हमेशा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स, यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जल्द ही हम आपको लेकर आने वाले हैं। विद इन 1 वीक बच्चों, आपके साथ में हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं 11th क्लास के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए बच्चों, और जो डीपीपी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसकी हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। देन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, जो भी डीपीपी आपको मिली है, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, एज वेल वहां पर उसका बार बार रिवीजन कीजिए, वो बहुत जरूरी है बच्चों। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाते हैं। फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर क्या करें, हमें तो अब याद ही नहीं रह रहा, हमें तो वो चैप्टर भूल ही गए, हमें तो पता ही नहीं उसमें क्या था। ऐसा नहीं कीजिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं आप इस बात को। मैं कहना चाहता हूँ रिवीजन जो है वो आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, फिर देन आपका वीकली बेस पे होना चाहिए बच्चों, फिर आपका मंथली बेस पे होना चाहिए बच्चों, और बार बार होना चाहिए आपका, ताकि आप उस चैप्टर को बिल्कुल प्रॉपरली लर्न रख पाए, ध्यान में रख पाए, ठीक है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी अगर पढ़ाना बंद कर देना एक बार के लिए, तो 1 साल बाद उन्हें भी नहीं आइडिया होता कि हम क्या करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस,
वो बहुत ज़रूरी है। जब हम डेली पढ़ाते हैं बच्चों को, डेली उनको कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो हमें याद रह पाता है, बहुत अच्छे से याद रह पाता है। तो वही पॉइंट मैं आपसे को कह रहा हूँ, वही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, कि आप भी किसी भी कंटेंट को छोड़े नहीं, उसे पकड़ के रखें। किस बेस पे? डेली बेस पे रखें। थोड़ा दिन, कुछ दिन डेली बेस पे रखोगे, देन फिर वीकली बेस पे आ जाओ, देन फिर आप मंथली बेस पे आ जाओ, लेकिन पकड़ के रखो, उसको जकड़ के रखो, कंटेंट छूट ना जाए बच्चों, है ना। क्योंकि कंटेंट छूटा तो नीड छूट जाएगी बच्चों आपकी। डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है ना? तो डॉक्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं आपका रिवीजन जो है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार रिवाइज कीजिए, किसी कंटेंट को छोड़िए मत, वो कंटेंट आपको हमेशा डेली आना चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड देन PYQs बच्चों, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो बच्चों, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपके नीट एग्जाम में। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो आपके अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों कि नीट का एग्जाम कैसा होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PYQs करना बहुत जरूरी है। सिंपल थ्योरी बच्चों, NCERT पढ़ो, रीड करो, उसको रिवाइज करो, उसके इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, जो DPP हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो सॉल्व करो, वो होगा हमेशा टॉपिक वाइज बच्चों, ठीक है। एंड देन आप PYQ सॉल्व करो और बार बार प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत, मेहनत करो, 6 to 7 8 आवर्स की डेली स्टडी करो बच्चों, तब जाकर के आप नीट को आसानी से मेरे साथ क्लियर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे विद फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के साथ बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं, कि केमिस्ट्री के हमारे पास में टोटल बच्चों 3 पार्ट होने वाले हैं, राइट। केमिस्ट्री के यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास में टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं। एक आपका था बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी बच्चा ड्रॉपर है या जो बच्चा फ्रेशर है, उसे कई बार ये फील होता होगा, फ्रेशर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो समझा देता हूँ मैं आपको, लेकिन जो बच्चा ड्रॉपर, उसको भी कई बार फील होता होगा कि यार ये टॉपिक का मेरा बेस क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मैं थोड़ी हेल्प आपको यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, कि जिन बच्चों को अपनी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी करनी है बच्चों, उनको पढ़ना है बच्चों मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ना है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों। तो अगर आपको अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसके लिए मोल कंसेप्ट का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। सेकेंड चीज आपसे कहूंगा बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, जो सेल से रिलेटेड है बच्चों, वो आप पढ़ के देखिए, पढ़िए उससे अच्छे से, ठीक है। एज वेल बच्चों, ईच चैप्टर, एवरी चैप्टर जो होगा आपका, उसका स्टार्टिंग पार्ट जो होता है बच्चों, वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही मूल मंत्र है बच्चों, क्या? कि मोल कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। एज वेल कहीं ना कहीं हर चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ो। जब भी आपको वीडियो कंटेंट डिलीवर हो, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उस चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि वो जितना बेटर समझ में आ जाएगा, चैप्टर आगे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ये फिजिकल केमिस्ट्री की कहानी है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो मस्ट रीड चैप्टर्स जो आपके हैं बच्चों, वो आपका है एक तो बच्चों पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल से आप बच्चों कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री समझ पाते हैं बहुत अच्छे से, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत बेटर वे में। एज वेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ पार्ट है बच्चों आपका, कौन सा है बच्चों? वो पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, ये डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एज वेल बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, यानी आप किसी भी कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, कहीं ना कहीं बच्चों ये वाला चैप्टर जो है ना, वो आपका ब्रिज का काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पूरी पूरी हेल्प करता ही करता है, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बेस बनाता है ये चैप्टर, क्योंकि बॉन्डिंग आप यहीं से सीखते हो कि दो एटम्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कब कब कौन सा बॉन्ड बनता है, इस तरह से। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज वेल बच्चों रेडॉक्स चैप्टर, रेडॉक्स चैप्टर की जो कहानी है बच्चों रिएक्शन पार्ट की, कि रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है,
वो पार्ट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस होने वाली है पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, उनमें आपको हेल्प करता है। बार बार आएगा, हर जगह आएगा बच्चों। इसलिए ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल आपको खींच के रखना है। मैंने कहा था ना, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस एंड ईयरली बेसिस, कहीं नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है इनको, क्योंकि ये केमिस्ट्री के बेस है, फाउंडेशन है बच्चों। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी फाउंडेशन है बच्चों। तो इन 4 चैप्टर को तो मेरे कहने पे आप लोग कभी जीवन भर मत छोड़ना। मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी बच्चों, और कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट एग्जाम कर रहे हो, चाहे कोई और एनी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दे रहे हो बच्चों। ये चारों चैप्टर आपको बहुत बेटर वे में आना चाहिए। एज वेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केवल एक चैप्टर पे आप फोकस कर सकते हैं बच्चों, वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, वो आ जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट भी आ जाएगा, जहां पर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, सब इसी में आ जाएगा आपका बच्चों। तो इसके लिए जीओसी एज वेल, इसका एक ब्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, केमिकल बॉन्डिंग, वो पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इन तीनों टाइप ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से अच्छा करने के लिए आपको ये बेसिक चैप्टर्स बहुत जरूर से अच्छे से क्लियर होने चाहिए बच्चों। उसके बाद आपकी राह जो होती है ना बच्चों, आपकी जो वे होता है, आपका जो रास्ता होता है, वो थोड़ा इजी हो जाने वाला है। इनको पढ़ने के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट एक बार इनको पढ़ के देखिए, इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए उस बेस पे जो आपको बताया गया है। एनसीईआरटी, रीडिंग, पीवाईक्यू से पहले क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उसका प्रॉपर रिवीजन, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस, एंड देन पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। ये सारा कर लेने के बाद आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और साथ के साथ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद कौन बच्चों, हमारा अल्टीमेट टारगेट नीट क्लियर हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, और इन दी एंड हम यहाँ पे कहेंगे कि आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। मैंने पहले भी कहा ना, वीकली बेस पे, ठीक है, वीकली बेस पे कह सकते हैं आप इस चीज को, देन आप डेली बेस पे कह सकते हैं। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बच्चों, जो भी चीज आप देख रहे हैं बच्चों, उसको आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब 11th से 12th स्टैंडर्ड पे मूव करते हैं तो 11th का भूलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब नीट एग्जाम में बैठते हैं ना, तो याद आता है कि यार 12th का तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन 11th का भूल गया हूँ। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप पढ़ें, स्टडी करें, तो आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको करना पड़ेगा बार 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 बार। आप ना 11th के टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो बेस है, फाउंडेशन है, ना 12th के छोड़ सकते हैं। 12th की प्रिपरेशन आपकी हो रही होती है साथ साथ, 11th को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बार बार रिवाइज करना है, डेली करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, लेकिन करते रहना है, ताकि आप टॉपिक के टच में रह सकें। क्योंकि जितना आप अच्छे से रिवीजन करते हैं बच्चों थ्रू आउट द ईयर, इन दी एंड आपको 1 मंथ में कम रिवीजन की नीड पड़ती है बच्चों, बहुत। समझ रहे हैं? उस टाइम पे ऐसा फील आने लग जाएगा कि मेरा एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, जो चीज़ पहले 20 दिन में कंप्लीट हो रही थी। समझ रहे हैं? वो रिवीजन आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छे से नीट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे ऑन टाइम के साथ। ठीक है बच्चों? एज वेल एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है बच्चों, क्या आती है? आपका टेस्टिंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं करेंगे अपने आप को, तो वो कॉन्फिडेंस, वो एनवायरनमेंट कभी भी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे बच्चों। इसलिए हमेशा जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट हो, देन आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो, उसके बाद 3 आवर्स का एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आपको फाइट करना है, वैसा ही टेस्ट आपको देना है जो आपका नीट एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, जो हम आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं मैंने आपको पूरा रोड मैप क्लियर किया है कि किस तरह से आपको नीट एग्जाम 2025 क्रैक करना है, और उस रोड मैप के साथ जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बच्चों। ठीक है, तो कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपकी पूरी टीम बैठी है फ्यूचर विल की। कोई भी प्रॉब्लम आने पे हम आपको ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप या ऑन मैसेज आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे प्रॉपरली। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।